राइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो आईएएस। दिस इज रोहित डागर। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं यूपीएससी की तरफ, और किन किन रिकमेंडेशंस पे यूपीएससी का क्या स्टैंड है। जो रिकमेंडेशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनके ऊपर यूपीएससी का कुछ स्टैंड है भी कि नहीं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दिस वाज रिपोर्ट नंबर 131 by the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice, जिसको हेड करते हैं श्री सुशील मोदी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली दिस वाज अ रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी की बात हुई है, यहाँ पे एसएससी के ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, काफ़ी सारी जगहों पे रिकमेंडेशंस हैं। हम स्पेसिफिकली यूपीएससी के ऊपर ही फोकस करेंगे बिकॉज हमारा डोमेन वही है। राइट, सो क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी गई हैं और क्या क्या हो सकती थी, उन पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले द फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज दैट कमिटी कह रही है देर आर अबाउट 1000 रिक्रूटमेंट्स यूपीएससी की, सो एंड सो रफली, और उसमें से 19 डिफरेंट सर्विसेज के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स। अब कमिटी का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है दैट ऑलमोस्ट एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर और एम फॉर आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस। तो जो नीचे की सर्विसेज हैं वहाँ पे एक तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ वो फील करते होंगे। तो क्या ये एक गड़बड़ हो रही है? क्या यूपीएससी को इनके लिए कुछ अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इस कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में इनको छोड़ दिया जाए कुछ सालों के बाद, या कुछ ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो मिल सकते थे स्पेसिफिकली एमिंग फॉर दीज सर्विसेज, वो यहाँ पर ना पहुँच पाएँ। एक ये रिकमेंडेशन था, यूपीएससी ने कुछ खास इसके ऊपर बोला नहीं। दूसरा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट इस कमिटी ने दिया कि पिछले 10 साल का अगर डेटा देखा जाए, पहले 46% ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वर इंजीनियर्स। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 65% हो गया 2020 में ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। अब यूपीएससी ने इतने सारे तरीके निकाले कि सी सैट को लेकर आए, सी सैट की फिर वेटेज कम करी, इसको क्वालिफाइंग बनाया, बहुत कुछ करने की कोशिश करी टू इंश्योर कि ये वेटेज कम हो जाए, बट इनफैक्ट ये वेटेज बढ़ती जा रही है। इंजीनियर्स आर इन अबंडेंस इन द फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। अगर डॉक्टर्स का देखा जाए तो पहले 14% होते थे, फिर 10 साल बाद वो 4% ही रह गए हैं इन द टोटल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के 27% के 23% थोड़ा कम ही हुए हैं। अब क्या इसमें कुछ और चेंजेस लाने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स चेंजेस लाने की बहुत सारी ज़रूरत है। कमिटी ने काफ़ी हद तक कुछ कुछ चीज़ें बोलने की कोशिश करी हैं कि कुछ ऐसा करो कि आप ये टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड का एक तरीके का, आप ब्रेन ड्रेन ही कह लो, नॉट अब्रॉड, बट अपनी फील्ड को छोड़ के ये यूपीएससी में आ रहे हैं, इसको किसी एक लेवल तक कम करना ज़रूरी है। एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम ऐसा बनाओ कि हर फील्ड से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो आके यूपीएससी में रेकमेंड हो सकें। कमिटी ने ये बोला, आप इस चीज़ पे भी ध्यान दो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हो रहा है ये 6 महीने से 1 साल तक चलता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द कंपीटिंग कैंडिडेट्स, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, एंड देयर इज़ एरोजन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो घर बैठ के तैयारी करते हैं। वो कोई जॉब में अगर हैं तो उसको छोड़ रहे हैं, वो किसी प्रोस्पेक्टिव जॉब में जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का यहाँ पे इरोजन देखने को मिल रहा है। तो इसका कुछ एक तरीका ऐसा किया जाए कि साइकिल को छोटा करो या इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करो, सो दैट स्टूडेंट्स कैन फाइंड वैल्यू कि इसके लिए प्रिपेयर भी करना है और कुछ और भी कर सकते हैं लाइफ में। यूपीएससी ने एक ऐसा जवाब दिया है जिससे कि आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी ये कह के कि हमने टेक्नोलॉजी को भी ला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया है, इवेंचुअली वी हैव रियलाइज्ड कि दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, इससे और छोटा हम नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, उसके बाद कमिटी ने कुछ और रिकमेंडेशंस पे बोलने की कोशिश की। इन्होंने ये बोला दैट यूपीएससी में ड्राफ्ट अ पॉलिसी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे किसी कैंडिडेट ने या किसी और इश्यूज़ में कोई बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मिलके यूपीएससी के ऊपर केसेस किए होंगे। आप जानते भी होंगे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के केस आए थे ड्यूरिंग द पैंडमिक, और ऐसे काफ़ी सारे इंडिविजुअल केसेस भी चलते जाते हैं कि कोई रिकमेंडेशन में किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर कर दिया गया हो।
चलते रहते हैं केसेस। यहाँ पर यूपीएससी ने बोला कि हमारे दो टाइप के केसेस हैं, एक डिफेंडिंग केस है, एक नॉन डिफेंडिंग केस है। डिफेंडिंग केस वो है जहाँ पे यूपीएससी डायरेक्टली अपने आप को डिफेंड करता है इन दोज केस। पहले मान लो कैट में हुआ, एपलेट ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, अलग अलग लेवल पे हो सकता है। नॉन डिफेंडिंग केस में यूपीएससी कहता है कि वी आर नॉट द मेन पार्टी इन दिस केस, लेकिन हमें एक रिस्पोंडेंट के तरीके से गवाही देने के लिए या कुछ बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हमने गवर्नमेंट को बोला कि आप हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे इंश्योर करना। यूपीएससी कह रहा है कि हम डिफेंडिंग केस में तो एक्टिवली फॉलो अप करते हैं, पूरी रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन नॉन डिफेंडिंग केस में हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो आपको ठीक लग रहा है आप कर लो, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इंश्योर रखना। अब कमिटी ने ये बोला है कि आप क्यों ना ऐसा करो कि एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जहाँ पे जिन केसेस में आपको लगता है कि आप इसको जीत जाओगे, वहाँ पर तो आप इसको पूरा परस्यू करो केस को। जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है, हम हार भी सकते हैं या बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ पे मीडिएशन आर्बिट्रेशन करके एक तरीके से पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लो। तो एक ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद भले एसएससी की बात आई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एसएससी के साथ यूपीएससी के लिए भी कमेटी ने कह दिया। ये आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया, लेकिन यूपीएससी ने वहाँ पे भी बातों को गोल कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ये पूछा गया कि क्या एसएससी की तरह यूपीएससी भी अपनी आंसर कीज प्रीलिम्स की पब्लिश करेगा जस्ट आफ्टर द एग्जाम बिफोर डिक्लेयरिंग द प्रीलिम्स रिजल्ट। अभी क्या होता है कि प्रीलिम्स की जो आंसर कीज हैं वो डिक्लेयर होती है 1 साल बाद, जब पूरा रिजल्ट आ चुका होता है, फाइनल इंटरव्यू का भी। तो यूपीएससी ने बोला कि हम आंसर की तो नहीं अभी करते हैं, बट वी टेक फीडबैक और उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ करते हैं, एंड वी इंश्योर कि कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी है तो उसको फैक्टर इन कर लिया जाए। बट कमिटी ने बोला कि अगर हो सके, आप अच्छा काम कर रहे हो, बट हो सके प्लीज़ टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि आपको आंसर की लेके आनी चाहिए टाइम से पहले। अब एसएससी ऐसा करता है, बट यूपीएससी नहीं करता है। बट यूपीएससी ने बोलना कोशिश की है कि डिस्क्रिपेंसी हम हटा देते हैं, बट आप जानते ही हो कि जब भी 1 साल बाद आंसर की आती है तो कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसी वहाँ पे भी दिख जाती हैं, कुछ ऐसे केसेस दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स वांट दी आंसर की सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देयर इश्यूज और चैलेंजेस, देयर एक्चुअल स्कोर, उसके बेसिस पे दे कैन डिज़ाइन अ पाथ फॉर देमसेल्व्स कि कैसे प्रिपरेशन करना है। और आप जानते भी हो कि मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स की जो आंसर कीज होती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएंस होती है। किसी के थ्रू आपके मार्क्स लेट से 85 आ रहे हैं, किसी के थ्रू 92 आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप किस एक फैक्टर, एक किस ब्रैकेट में आप लाई कर रहे हो, तो किस बेसिस पे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की जाए अगर आप नहीं क्लियर कर रहे हो तो। और अगर आप क्लियर कर रहे हो तो भी आपको श्योरिटी चाहिए कि आपके मार्क्स ठीक आ रहे हैं, आप उसकी बेसिस पे मेंस की प्रिपरेशन जल्दी कर सकते हो। अब ये तो हो गई हैं बेसिक चीज़ें जिनके बारे में यूपीएससी ने डिस्कशन किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूपीएससी मिस आउट कर गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ कमिटी की भी बात करो, कमिटी ने कोई सर्वे नहीं किया, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश नहीं की गई है, उसके बेसिस पे कुछ भी एक कॉमन क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशंस यहाँ पे नहीं रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल, सीसैट के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं की गई है। इंटरव्यू स्टेज में एक सब्जेक्टिविटी है कि एक पैनल के एक रिव्यू के बेसिस पे आपका करियर डिफाइन हो रहा है, आपके मार्क्स डिफाइन हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर स्ट्रीमलाइन करने की बात हो रही है, दे कुड हैव डिस्कस द फैक्ट वेयर यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर अगर आप कर रहे हो तो आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में भी प्रीलिम्स उस साल के लिए अगर चाहें तो आपका क्लियर मान सकते हैं, आपको डायरेक्टली मेंस में एंट्री दे सकते हैं। मेंस के मार्क्स के बेसिस पे लैटरल एंट्रीज आपको पीएसयू, रेलेवेंट पीएसयूज में दे सकते हैं, या आपको किसी और गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं पे कुछ रिकमेंडेशन मिल सकती है जो कि इंटरव्यू के लेवल पे करना चाह रहे हैं, बट दैट कुड हैव बीन डन इन द केस ऑफ गुड स्कोर इन मेंस। बिकॉज ज़रूरी नहीं है अगर आप 10 मार्क्स या 15 मार्क्स से मेंस में मिस आउट कर गए हो, यू कुड बी डिजर्विंग कैंडिडेट। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज अगर कर दें तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज एक डिजर्विंग कैंडिडेट का टाइम वेस्ट होने से बचाना है। जो ये ह्यूमन कैपिटल एरोड हो रही है, ये सब और खर्चा हो रहा है, इसकी बात हो रही है, इसका एक सिंपल सोल्यूशन कुड हैव बीन, आई नो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सोल्यूशंस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि अच्छा तरीका क्या है? राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, जो सबसे रेलेवेंट और सबसे अच्छे रिकमेंडेशन होंगे उनको मैं पिन कर दूंगा टॉप पे, बाकी लोगों को पता लगना चाहिए। और क्या पता कोई जेन्युइन यूपीएससी से रिलेटेड बंदा पढ़ ले इसको। अब
अगर स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में थोड़ा कन्वर्जेंस होगी, जिससे कि आप अगर प्रीलिम्स दोनों के अलग अलग कर भी रहे हो, बट यूपीएससी में कोई प्रीलिम्स अगर क्लियर कर रहा है और वो सीधा स्टेट सिविल सर्विस का मेंस दे रहा है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स का टाइम बच रहा है, दे वुड बी एबल टू फाइंड देयर डेस्टिनी और देयर अल्टीमेट गोल्स वुड बी अचीव्ड इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 years और 2 years रादर देन स्पेंडिंग 4-5 years। मैं कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट नवनीत BR, बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट, 5th अटेम्प्ट में जाके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्लियर हुआ। मैंने पूछा यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट दोगे? बोला सर नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने जो अपनी डेस्टिनी थी मुझे लगता है मैंने अचीव कर ली है, अब मैं अपना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे ही ध्यान दूंगा। यही काम अगर उसके साथ 2 साल पहले हो गया होता एंड इफ ही वुड हैव रियलाइज्ड कि नहीं मुझे यूपीएससी नहीं देना, अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो गया बहुत है, तो कितनी अच्छी बात होती। सी दीज आर थिंग्स विच would help deserving candidates find their ultimate goal। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम कर दो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरह, जैसे सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होता है। आप स्टेट सिविल सर्विस का प्रीलिम्स अलग रखो, बट एटलीस्ट जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया वो स्टेट सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्लियर कर सके। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा वो डायरेक्टली स्टेट सिविल सर्विस का प्रीलिम्स को बाईपास करके मेंस लिख सके। एटलीस्ट यू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना देने पड़े और लक फैक्टर थोड़ा सा कम हो सके। CSAT के ऊपर अगर थोड़ा डिस्कशन होता तो शायद अच्छा लगता। यहाँ पर सिलेबस को चेंज करने के ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं की गई है, ऑल्दो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड वांट कि कुछ सिलेबस में ऐसे चेंजेस आए कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी एक कॉमन डिस्कशन ये रहती है कि एज की जो लिमिट है उसके लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, अटेम्प्ट्स के लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए। बट गवर्नमेंट ने क्लियरली ये पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली बोला है कि हम कुछ भी चेंजेस इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ऑन इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसका नंबर कम ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही हम एज लिमिट को कम ज़्यादा करेंगे। ये क्लियरली कह दिया है कि ये फिजिबल नहीं है। तो एक अगर मिथ अगर मार्केट में चले कि हाँ कुछ ऐसी बात हो रही है, तो उसका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी चेंजेस अभी फिलहाल नहीं हो रहे हैं। आई विश जो मेन कंसर्न्स थे उसके ऊपर डिस्कशन हुई होती। एनीवेज, आपको क्या लगता है कि क्या रिकमेंडेशंस इनको देने चाहिए या क्या रिकमेंडेशंस यूपीएससी के पास पहुंचने चाहिए? आप राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी कि कॉमन परसेप्शन क्या है। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।